हसन बिन सब्बा अपनी तहरीक का आगाज करता है तो पूरी सल्जुकी सल्तनत जो है वो इंतशार का शिकार होती है और बादशाह का या निज़ाम का कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि वो फदाई हैं। वो ना सिर्फ दूसरों को मारने आते हैं बल्कि खुद भी मरने आते हैं। तो इसलिए उनका कोई हल नहीं था उस वक़्त के हुक्मरानों के पास। और यूं जब अलमवात का किला मिलता है हसन बिन सब्बा को, तो फिर उसके पास एक पूरी सुल्तनत बन जाती है और वो उसके पास एक ऐसा किला है जहां पहुंचना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है, जो पहाड़ों के ऊपर है, जहां तंग दर्रे हैं और अगर कोई फौज आएगी तो वो एक ही सड़क से गुजरेगी। और हसन बिन सबा की जिंदगी में आने वाले जो 62 साल हैं, बल्कि मेरा ख्याल है 72 साल जो आने वाले हैं, उसमें हसन बिन सबा जो है वो वहां बड़े सुकून से रहता है और वहां उसकी अपनी एक अलग हुकूमत है। और वो दुनिया है जिसका आप सुनते हैं कि तहरीक हशाशीन के मतलब कि वहां एक ऐसी जन्नत और दोजख बनाई गई थी। तो वो सारा एक जो अफसाना है उससे, उस अफसाने में से हकायक को निकालकर बयान किया गया। तो ये तारीखी हकायक, तखय्युल, फिक्शन, एक ऐसा बाहम मरबूत कड़ी है ये नावल जो आपको जोड़े रखती है। और यूं जब यही तहरीक हशाशीन कत्ल करती है निजामुल मुल्क का और उसके बाद अस्फहान से भागना पड़ता है ना सिर्फ खयाम को बल्कि बाकी जितने भी अहदेदार हैं, तो खयाम जो है उसके बाद बगदाद में रहता है, मरू में रहता है और उसने जितना भी काम किया वो इल्मी नौइयत का था, क्योंकि उसको दरबारों में ओहदे तो मिलते लेकिन उसमें उससे वो काम नहीं लिया जाता था जो एक बतौर फिलासफर, शायर या बतौर एक माहिर नजूम के लिए जाना चाहिए था। उमर खयाम ने 1031 वफात पाई। उस वक़्त जब हसन बिन सब्बा ने उसे अलमवात आने की दावत दी थी और उसने इनकार किया था, और उसका मखतूता जो मखतूता समरकंद है उसकी बयाज खयाम की, वो उसके अपने कमरे से चोरी हो गई थी और तहरीक हशाशीन का एक शख्स चुरा कर ले गया अलमवात के किले में और लिख कर छोड़ गया कि ये हसन बिन सब्बा ने उठवाई है और अगर अब भी चाहे तो खयाम जो है वो मिल सकता है। अच्छा, इन किरदारों में तल्लुक की ऐसी नोयत थी कि खयाम जो है वो अपनी सारी उम्र जितनी उसकी जिंदगी थी वो सबा की इज्जत करता था अपने दिल में, उसके इल्म, उसके मर्तबे की वजह से। हालांकि वो सारी तहरीक को नापसंद करता था। और दूसरी तरफ खयाम के उम्र, मर्तबे, रुतबे के साथ साथ उसकी दोस्ती और उसकी वो कदर जो उसने उस वक़्त की थी जब सबा अस्फहान पहुंचा था, तो वो इस सारे ऐसे मंजर को मद्देनजर रखते हुए हसन बिन सब्बा भी बहुत ज्यादा इज्जत करता था और वो चाहता था कि अस्फहान से निकलने के बाद उमर खयाम उसके पास आए और वो वहां रह के एक पुरसकून जिंदगी गुजारे। लेकिन उमर खयाम उसके पास नहीं गया और यूं आखिर में उसने उसका मखतूता उठा लिया और 1162 में हसन बिन सब्बा की जो है वो वफात होती है। तो हसन बिन सब्बा की वफात, निजामुल मुल्क की वफात और उसके बाद आप देखते हैं कि खयाम की वफात जो है, उसके होने के बाद इस कहानी में वो जो फसू खेजी, दिलचस्पी और वो शायराना नस्र, वो तारीखी वाकयात और वो खुद को मतलब आपको बतौर कारी जकड़ लेने वाली जो सारी जुजियात निकाली है वो एकदम खत्म होती महसूस होती है और यूं लगता है कि यार अब तो बस दैट्स इट, कहानी खत्म। और यहां से बेंजामिन ओलिसीज जो है वो साहिब सामने आते हैं। ये वो साहिब हैं जो इस पूरी कहानी को बयान कर रहे हैं, जो इस तारीखी वाक़े को बयान करने के बाद अपनी
आने वाली रवादात भी हमें सुनाते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे ये मखतूता जो है वो टाइटैनिक में पहुंचा। तो ये अब नावल का दूसरा हिस्सा आप समझे। ये जो बेंजामिन साहब हैं, इनके वालदैन जो हैं वो फ्रेंच थे और उनका तल्लुक की बुनियाद भी उमर खयाम बना कि उसकी वालदा को खयाम पसंद था और वो हर वक्त अपने सीने से खयाम लगाए बैठी होती थी और उसके वालिद भी जो है वो खयाम पढ़ते थे। वो क्योंकि ये 1870 का दौर है, वो वक्त जब खयाम अभी अमेरिका में फैशन ही हुआ था या पेरिस में अभी उसकी जो रुबायात हैं उसका तराजम होना शुरू हुए थे। तो आने वाले अगले 20 सालों में 1990 में खयाम अमेरिका में ना सिर्फ फैशन बल्कि छोटे से लेके बड़े नौजवान बुजुर्ग की जो है वो फैसिनेशन बन गया और हर तरफ फैल गया। ये वो वक्त था जब ओलिसीज के वालदैन अपनी शादी के बाद जुड़े थे और उनके तल्लुक की बुनियाद जो है वो खयाम था और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम भी उमर रखा, बेंजामिन ओ लिसीज। तो यहाँ बेंजामिन ओ लिसीज मतलब बेंजामिन उमर लिसीज जो है वो कहानी में दाखिल होते हैं। इससे आगे जो कहानी है वो भी तारीखी वाकयात से मुंसलिक है, बिल्कुल ईरान की तारीख है। आप यूं समझें आज से तकरीबन 950 साल जो पहले की दास्तान है जो आधे हिस्से में बयान हुई और अगली दास्तान जो है वो एक आज से तकरीबन 150 साल या 140 साल पहले की है और वो ख़त्म होती है 1912 जब टाइटैनिक डूब रहा होता है। तो ये इस अहद में ईरान में क्या हो रहा है उसकी तफसील है और किस तरह साम्राज्य कुव्वतें ईरान में अपना किरदार अदा कर रही हैं वो है। तो ओलिसीज जो है वो उसे पता चलता है कि वो जो खयाम का मखतूता पड़ा था अलमवात में और जिसको तबाह किया था आके हलाकू ने, और वहां से कुछ किताबें निकाली गई थी उस कुतुब खाना हसन बिन सब्बा से जिसमें मखतूता उमर खयाम भी था और वो मखतूता जमालुद्दीन अफगानी के पास है। मतलब एक नया करैक्टर, एक नया तारीखी किरदार फिर कहानी में दाखिल होता है। जमालुद्दीन अफगानी एक ऐसा शख्स जो इस्लामी दुनिया में एक खास तारीखी अहमियत का हामिल है उस अहद की तारीख में कि जिससे तुर्की का बादशाह जो है वो खार खाता है, जिससे ईरान का बादशाह कहता है कि तुम मेरे पास आके रहो, जो कस्तंतुनिया में रह रहा है तो कभी हिंदुस्तान में पाया जाता है, कभी अमेरिका में तो कभी फ्रांस में आपको मिलता है और आखिरकार वो आपको कस्तंतुनिया के एक महल में नजर आता है और वहीं ओलिसीज पहुंच जाता है। ओलिसीज का एक नाना है जो कहीं किसी वक्त में मिलता है जमालुद्दीन अफगानी को और वहां उनका तल्लुक बनता है और उसको पता चलता है कि अफगानी के पास वो मखतूता खयाम है। तो वो ओलिसीज को बताता है और ओलिसीज जो है वो अपनी अर्ली ज़िंदगी में या इब्तदाई ज़िंदगी में तो बहुत दिलचस्पी लेता है अपने नाम की वजह से, अपने वालदैन की दिलचस्पी की वजह से खयाम में, लेकिन अब उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब उसका नाना बताता है कि उसका मखतूता वो उससे मिल जाएगा आपको, तो उसकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाती है। वो अमेरिका से जब फ्रांस गया, फ्रांस से वो कस्तंतुनिया चला जाता है और फिर वो जब जमालुद्दीन अफगानी से मिलता है तो उसको बताता है कि यार तो ईरान में है मेरे एक मुरीद के पास। अच्छा, अफगानी भी हसन बिन सबा की तरह एक ऐसा किरदार है जिसने वो मकबूलियत तो उस तरह की हासिल नहीं अवाम में की जो सबा ने की, और जिस तरह की तंजीम साजी और जिस तरह के लोग उसके फिदाई थे उस तरह के तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में जो है अफगानी ने बहुत सारे लोगों पर असर डाला। बल्कि हिंदुस्तान से लेकर आप अगर कहें तो जो है वो यूरोपियन मुमालिक तक जो है वो एक अहम शख्सियत मानी जाती थी। और यूं ओलिसीज जो है वो
मखतूता समरकंद लेने ईरान पहुंचते हैं और उस वक़्त जो है वो इंतशार फैला हुआ है। उस वक़्त के ज़ार जो हैं या उस वक़्त के बादशाह जो हैं ईरान, उनके खिलाफ कातलाना हमला होता है जिसमें उनकी वफात होती है और उसको कत्ल करने वाला वो शख्स है जिसके पास मखतूता खयाम है। और वो मखतूता खयाम जो है वो जार या आप यूं कह ले बादशाह की पोती के पास चला जाता है जो ओलीसीज की दोस्त बनती है और उससे पहले वो अफगानी की मुरीद है। मतलब बादशाह के जो घर में, अपने घर में अफगानी के जो मुरीद मौजूद हैं। तो जार की पोती जो है उसके साथ एक ताल्लुक कायम होता है जो अमेरिका में रहते हुए ओलीसीज या उस जलावतनी या उस वक़्त जो कत्ल के बाद वो निकल जाता है ईरान से और अमेरिका रहता है, तो उस दौरान वो ख़त व कताबत होती रहती है शीरीं के साथ। शीरीं जो ज़ार की पोती है, तो जब वापस आने का मौका मिलता है ओलीसीज को और वो शीरीं से वो मखतूता लेने आता है, तो ये वो वक्त है जिस वक़्त ईरान जो है वो अफरा तफरी इंतशार का शिकार है। एक दफ़ा फिर ईरान इंतशार का शिकार है। मशरक़ वुस्ता मतलब शिकार है इंतशार का, जहाँ बरतानवी कंपनियाँ तेल लेना चाहती हैं, जहाँ रशियन अपना असर व रसूख कायम करना चाहते हैं और जहाँ नई उभरती हुई ताकत अमेरिका जो है, नया साम्राज्य जो है वो भी अपना हिस्सा कायम रखना चाहता है। तो इस साम्राज्यी ट्रायो में जहाँ एक तरफ बरतानिया और रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका है, ईरानी पिस रहे हैं। ईरानी जो हैं वो बादशाह के ख़िलाफ़ हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं और जो सड़कों पर आ गए हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो बड़ी ताकतें हैं, रशिया है, बरतानिया है, जो चाहता है कि उनकी कठपुतली जो है वही तख्त पर बैठी रहे। और ये वक्त जो है वो तो 2 दिन बाद ओलीसीज भाग जाता है ईरान से क्योंकि उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है और वो अमेरिका रहता है और वहाँ जो है वो दौर है काफ़ी देर 1905 से 1911 और ये इंतशार वाक़यात का इस इंतहा पर है। और इस दौरान जो है वो उन वाक़यात का चश्मदीद गवाह जो है वो ओलीसीज बनते हैं क्योंकि उसकी जो है वो तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो तंजीमी हैं, चाहे वो गैर मुल्की हैं, मुल्की हैं। तो इस हिस्से में उस सारे सिनेरियो की जो है ना वो तारीख़ या हिस्ट्री बयान की गई है। तो ये नावल जो है वो तारीख़ की एक ऐसी पोटली है जिसमें आपको बेशुमार किरदार मिलेंगे और हर किरदार, हर वाक़या जो है वो अपने अंदर बेतहाशा तफसीलात रखता है और उस सारी तफसीलात को बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है ना, बल्कि इवन वो बयान करना तो अमीन मालूफ के लिए भी मुमकिन नहीं था। और इसीलिए उन्होंने चंद मखसूस वाक़यात को जो है वो अपनी फ़िक्शन का हिस्सा बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये नावल जिस कदर पहले हिस्से में आपको बांधे रखता है, आपके तजस्सुस को उकसाए रखता है और आपके जानने की हिस्स को चमकाए रखता है, वो दरमियान में मतलब जब दूसरा हिस्सा शुरू होता है तो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और फिर दूसरे हिस्से के दरमियान में आकर एक ऐसी ले या एक ऐसा बहाव होता है कहानी का कि आप दोबारा ख़ुद को कहानी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक मस्ट रीड है और उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प नावल होने के साथ साथ तारीख़ी वाक़यात
की अथेंटिसिटी के साथ एक ऐसी किताब है जो तारीख़ और फिक्शन का बेहतरीन इम्तज़ाज है। तो आप ये किताब लाजमी पढ़ें, और अगर आपने पढ़ी हुई है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर। और हाँ, एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लेट उमर मेमन साहब का, जिन्होंने ऐसी खूबसूरत किताब जो है वो उर्दू में तर्जुमा की है और उर्दू के क़ारीन तक पहुँचाई है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।